डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मैंने वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, मैंने टेम्परेचर कॉन्सेप्ट, मैंने डेंसिटी कॉन्सेप्ट और बहुत लंबा चौड़ा यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताया था। उम्मीद है कि आपको यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। आज समझिए, आज सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका बेटा? तो याद रखें, ग्राफ रिलेशन को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एकदम पेन और कॉपी पकड़ लीजिए। ग्राफ अलग बताएंगे, समय का इंतजार कीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे। बट यहाँ ग्राफ आ गया है तो मान के चलना होगा कि सर जो बता रहे हैं उसको स्वीकार करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ कहते हैं रिलेशन को। तो रिलेशन दो अनजान क्वांटिटी के बीच होती है, तो बिटवीन टू अननोन क्वांटिटीज के बीच होती है। दो अननोन पैरामीटर्स के बीच में आपका ग्राफ होता है। एक एक्स होता है जिसको एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं, और एक वाई होता है जिसको वाई एक्सिस पर दिखाते हैं। दो अनजान जिंदगी एक्स और वाई है, कुछ भी हो सकता है एक्स और वाई पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ग्राफ में। तो सर यहाँ आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी में बेटा फॉर्मूला नंबर और यूनिट का होता है। यूनिट कन्वर्जन बताया था कि n1 बराबर u1 होता है, n2 n1 इंटू u1 होता है इक्वल टू n2 इंटू u2 होता है। और ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं, हमेशा कांस्टेंट होते हैं। ये भी बताया था कि ये फार्मूला में फिजिकल क्वांटिटी LHS का, फिजिकल क्वांटिटी RHS का बराबर होगा। नंबर भले ही चेंज हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने मैंगो का बताया था कि 5 kg बराबर 5000 ग्राम होता है। ये हमेशा इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। बोलो समझ में आया? हाँ, एकदम समझ में आया। यहाँ आपको दो अनजान जिंदगी कौन है? बदलने वाला। जो वेरिएबल होते हैं वो दो अनजान जिंदगी, अननोन क्वांटिटी होते हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 5000 पर जाके बदल चुका है। इसका मतलब x पर हम नंबर ले लेते हैं, x पर हम नंबर ले लेते हैं, बदलने वाला x पर ले लिया नंबर, वो वेरिएबल हो गया। इसका मतलब ये जो अनजान क्वांटिटी लेते हैं ये आपका ग्राफ में वेरिएबल है, वेरिएबल होगा। एकदम सही बात, बदलने वाला होगा। उसके बाद दूसरा देख रहा हूँ मैं, केजी आपको चेंज जब किया तो ग्राम में चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यूनिट भी आपका वेरिएबल होगा। यूनिट यहाँ ले लिया वाई एक्सिस पर, ये भी आपका वेरिएबल आपका होगा। चलिए अब क्या हुआ, इसी का ग्राफ बनाना है। दो अनजान वेरिएबल, दो अनजान जिंदगी का आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। अब बेटा ग्राफ अभी मैं कुछ भी बताने नहीं जा रहा, बट ये बता देता हूँ कि आप इस नब्ज को पकड़ लो कि मैं रूल लिख रहा हूँ यहाँ। अगर कोई भी ग्राफ दुनिया में फिजिक्स और केमिस्ट्री का y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा लिखा हुआ मिले कि y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर x मिले, यानी y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x को इन्वर्स करता हूँ, x को इन्वर्स 1/x होगा। ये y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x हुआ। समझ गए? तो y बराबर बेटा यहाँ 1/x करें तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अभी इतना ही बात मानिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, इंटू कितना हो गया? 1/x हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा? x। c इंटू 1/x हो जाएगा। अब x इंटू वाई आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये कांस्टेंट आपका आ गया।
इसका मतलब देख लीजिए यहाँ n इंटू यू आ गया, x के जगह पर कितना आ गया, n आ गया, y के जगह पर देखिए आपका क्या हुआ, u आ गया, दोनों क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये आपको बता चुका हो कि नंबर और यूनिट एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक दूसरे के अपोजिट। कैसे समझा था, अगर नंबर आपको छोटा होगा तो यूनिट आपका बड़ा होगा, अगर नंबर बड़ा होगा तो यूनिट आपका छोटा होगा। तो आपको बोला गया कि इसी नंबर और यूनिट का ग्राफ बताइए, इसी दोनों का ग्राफ बताइए। जब भी आपको बेटा जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री में दे दिया, इसके ग्राफ का नाम सुनिए, ग्राफ का नेम जो आएगा वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला, अभी कुछ मत पूछोगे हमसे, रेक्टेंगुलर आपका हाइपरबोला होगा, आपकी हाइपरबोला। इसको देखने में कैसा होता है, देख लो, देखने में कैसा होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखने में कैसा होगा, ये आरच में लिख करके आपको बता देता हूँ कि R फॉर रेक्टेंगुलर, H फॉर हाइपरबोला। सर इसका ग्राफ आपका इस तरह का होता है, इस तरह का। ऐसा ग्राफ जब आया, कर्व में देखोगे कंटिन्यूअस कर्व है, इधर आपको x लिया गया है, इधर आपका y लिया गया है, इधर आपका ओरिजिन है, यहाँ लिख दिया गया y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। खत्म। ये ऊपर से नीचे आ रहा तो आप एरो दे दिया जाए, ऊपर से नीचे आ रहा तो एरो दिया जाए। अभी आप इतना ही आप मानोगे, उसके बाद जब ग्राफ आवेगा तो हर चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। क्लियर। अब आ जाइए इस जगह पर, कुछ नहीं, अब इतना बात जानते हो, सीधा बात, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो सर नंबर और यूनिट आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, निश्चित है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना ही होना है। तो आपको ग्राफ बनाने के लिए कहा, तो एकदम खूबसूरत ढंग से आप इसको हटा देता हूँ। एकदम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद कर लोगे, आरच याद कर लोगे, ये आरच का ग्राफ है। क्या बोला, नाम बोलो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसे समझा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तब। चलिए इसको मिटा रहा यहाँ देखो। अब खूबसूरत ढंग से इसका ग्राफ बढ़िया से बना करके दिखाओ। एकदम देखो यहाँ से क्या हुआ, ये आ गया, देखो यहाँ क्या आया, ये x आ गया, ये यहाँ y आ गया। बेटा x पर क्या लिया, नंबर। एकदम दिखा दिया मैंने कि x पर नंबर लिया, नंबर लिया, नंबर ले लो, नंबर। y पर क्या लिया, यूनिट, तो यूनिट ले लो y पर, यूनिट। ये y एक्सिस हो गया, जानते ही होंगे, ये x एक्सिस। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा है, रिप्रेजेंटेशन है। यूनिट यहाँ जो भी यूनिट होगा उसको भर दोगे, नंबर में कोई यूनिट होता नहीं है तो ऐसे छोड़ दोगे, यूनिट जो है हम लिख दोगे। क्लियर। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल के साथ में डाटा ले जाइए, डाटा से ग्राफ बनता है, डाटा ले जाइए। सर यहाँ नंबर को मैंने 5 दे दी, छोटा नंबर है, छोटा नंबर है, नंबर मैंने छोटा कर दिया, बट यूनिट आपका बहुत बड़ा है, तो यहाँ केजी मैंने ले ली, यहाँ केजी मैंने ले ली, हो गया। अब इस दो डाटा को आपस में मिलाओ, यही मिलाना ही आपका रिलेशनशिप है। यहाँ आ गया, एकदम आराम से मिला दो। यहाँ क्या हो गया बेटा, x आ गया 5 और y हो गया kg। देखो 5 और kg यहाँ आके मिल गया, बहुत सुंदर सर। दूसरा नंबर काफ़ी बढ़ा दीजिए, सर काफ़ी बड़ा है, 100 टाइम्स है कि 1000 टाइम है, 1000 टाइम है। चलिए यहाँ पर सोच करके फीलिंग लाइए, 5000 दे दिया, ठीक। तुरंत किलोग्राम घट के नीचे चला गया ग्राम में, ये किलोग्राम को नीचे गिरा दो एकदम सर, ये ग्राम आ गया, किलोग्राम को घटा करके ग्राम बना दो, नंबर बढ़ा, यूनिट घट गया। अरे गजब सर, देख लो, ये यहाँ पे पॉइंट रख दो, क्या हो गया साहब, नंबर कितना है 5000, यूनिट कितना है ग्राम, एकदम आ गया साहब। ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर आ जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आराम से 1 नंबर है 2 नंबर है, ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना दो। बहुत सुंदर सर, एकदम ये नीचे गिरा दो भैया, ये गिरा दो,
नीचे गया है। कैसे गया, क्या सेंस है नीचे का, किलोग्राम चला गया ग्राम में, और नंबर 5 चला गया 5000 में। ये ग्राफ नीचे की ओर हो गया, ले लो। अब आपसे पूछेगा ये ग्राफ, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ये ग्राफ है किसका, तो सर ये नंबर का है और यूनिट का है। तो नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। सर y पहले लिख दिया जाए, अब पहले y लिखा जाता है तब x लिखा था। y आपका यूनिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। एकदम सही बात। उल्टा का ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, अपोजिट है। एक बार फिर, सर नंबर बड़ा यूनिट छोटा, नंबर छोटा यूनिट बड़ा, बट बोलोगे दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट। एक ऐसा ग्राफ पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में जिसमें नंबर बड़ा यूनिट छोटा, नंबर छोटा यूनिट बड़ा, बट दोनों का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, दोनों आपस में क्या हो, कांस्टेंट। उस ग्राफ का नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ लाइक दिस होता है। ये बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कैसे होता है, अभी मान के चलिए। अब यहाँ और थोड़ा आगे बढ़ाइए। सर इसका मतलब u बराबर c/n होगा, un बराबर कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब un बराबर या nu बराबर कांस्टेंट मान लिया जाए। ये भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब u को रख दिया जाए, n नीचे चला जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ाओ। सर अगर 5 kg और ग्राम, ये 5 और किलोग्राम कर दें तो ये n1u1 आ जाएगा। 5000 ग्राम कर दे तो n2u2 आ जाएगा। तो ये दोनों भी इसी nu बराबर c का ही पार्ट है। तो n1u1 बराबर n2u2 बराबर c लिखा जाए। तो सर पहला को मान लिया जाए n1u1 जिसका वैल्यू c होगा, और दूसरे को वैल्यू को n2u2 कर दिया जाए, इसका भी वैल्यू c होगा, यानी ये भी c आपस में इक्वल हो जाए। ऐसा भी ग्राफ अगर दिया गया है इस तरह का, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप बना के चले आओगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आइए, ये दोनों नोट कर लीजिएगा, एकदम नोट कर लीजिएगा ग्राफ। इसको हटा दें, अब ये हटा दीजिए। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का डिमांड है, बात समझिएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा कि ये ग्राफ अगर ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, ऐसा कंटिन्यूअस ग्राफ ऐसा दे दिया, ये ग्राफ इस तरह का दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम देने दीजिए, एकदम देने दीजिए। इस प्लेटफॉर्म में मैं हर चीज़ आपको सिखा के रहूँगा, हर चीज़, एवरीथिंग आएगा। मैंने बता दिया है कि किसी कोचिंग संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी इंजीनियर या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी चैनल पर मिलेगा। देखो क्या होता, एकदम आसान मिलेगा, एकदम आसान मिलेगा, खाली वीडियो देखते रहना। अब ये सही है कि ये सही है, ट्रू लिखना है। कौन सा ट्रू होगा, ये वाला होगा कि ये वाला, ये तो पहले बता दिया है, पहले बता दिया है। अब ये क्वेश्चन दे दिया कि दोनों में से फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ कौन होगा, तो आपको क्या चेक करना है, ये सब हटा दीजिए। अब सर चेक करना है कि नंबर अगर घटेगा तो यूनिट बढ़ेगा। तो हमने नंबर, ये 5 नंबर यहाँ पर घटा हुआ 1 नंबर चेक कर लो। ये ग्राफ गया, ग्राफ गया, दोनों जगह गया, हाँ दोनों तरफ गया। सर मैं ये देख रहा हूँ कि नंबर तो छोटा है, अभी तो बहुत छोटा है, निकट में दिया है, यूनिट बढ़ गया है, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ भी है कि नंबर आपका छोटा है, तो इस ग्राफ में भी यूनिट तो बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। अगला थोड़ा बढ़िए, बोल दीजिए सीधे 5000। मैं देख रहा हूँ कि इस ग्राफ में नंबर जब बढ़ाया तो ऊपर वाला ग्राफ में यूनिट भी बढ़ गया, नंबर भी बढ़ाया और यूनिट भी बढ़ गया। अरे सर ये कहाँ होगा, उल्टा कहाँ हुआ,
नंबर भी बढ़ा दिया 5000, यूनिट भी बढ़ करके और बढ़ गया, यूनिट पहला यूनिट से और बढ़ गया, जबकि पहला यूनिट से घटना चाहिए। तो ये ग्राफ काटो, नहीं है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नंबर बड़ा यूनिट छोटा होना चाहिए, काटो नहीं है। अब इसको चेक कर लो सर, इस ग्राफ में ये यूनिट आपका बड़ा था यहाँ, और जैसे ही नंबर बढ़ाया इस ग्राफ में आओ सर, यूनिट घट के यहाँ आ गया। ये यूनिट था पहला वाला, ये पहला वाला था यूनिट, ये दूसरा वाला नंबर लिए तो नंबर बढ़ा दिया, तो देखो यूनिट घट करके, देखो यूनिट घट के यहाँ चला आया, यूनिट घट के यहाँ चला, नंबर बढ़ाया, इस ग्राफ ने यूनिट को कम कर दिया। नंबर आपका देखो घटाया, इस ग्राफ ने यूनिट को बढ़ा दिया। निश्चित ये ग्राफ आपका ट्रू है और ट्रू मार के आ जाओगे। बोलो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो मैं यहाँ पर अभी रोक रहा हूँ, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। फिजिकल क्वांटिटी को ये मैसेज दे के कह रहा हूँ कि नंबर और यूनिट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। नंबर और यूनिट का ग्राफ आपका क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। नंबर और यूनिट अगर आप बदल बदल के ले जाते हो फिर भी वो कांस्टेंट होगा। n1u1 बराबर n2u2 यूनिट कन्वर्जन है का फॉर्मूला है, और यूनिट कन्वर्जन में n1u1 बराबर n2u2 में दोनों फिजिकल क्वांटिटी आपस में बराबर होंगे। हाँ समझ रहे हैं। और ग्राफ आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यही होता है, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबॉलिकली हम देते हैं। y इज द क्या हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ x होगा, y इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, x का ग्राफ आपका है। क्लियर बात, सब नीट एंड क्लीन हो गया। अब इसके बाद आगे आगे क्या बताएंगे बेटा, सुनो। अब यूनिट के बारे में ध्यान से सुनना, यूनिट के बारे में, यूनिट क्या है, यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लियर बात हो गया। उसके बाद यूनिट सिस्टम क्या है, क्लियर। यूनिट सिस्टम में एसआई सिस्टम क्या है, यूनिट की बात आ गई। अब चूंकि ये फिजिकल क्वांटिटी हम चला रहे हैं, सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी का पहले और ले लो, फिजिकल क्वांटिटी टाइप कितने होते हैं, क्लियर। द क्लासिफिकेशन ऑफ पहले फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद हम यूनिट में जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट में जाएंगे, और आपको यूनिट सिस्टम में जाएंगे, एसआई सिस्टम में जाएंगे। ठीक ठाक चलें। किस बात पर, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन दो तरह से करोगे। एक डायरेक्शनल बेसिस पर, डायरेक्शन के बेसिस पर बताएंगे हम कि डायरेक्शन कैसे पहचाना जाता है। एक है डिपेंडेंसी के बेसिस पर, डिपेंड करता है, जैसे आप पापा पर डिपेंड करते हो, तो ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंसी का फिजिकल क्वांटिटी होगा। एक डायरेक्शन होने वाला, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को हम क्लासीफाई करते हैं। एक प्रॉपर्टी के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को, डिपेंडेंसी को तौलते हैं, डिपेंडेंसी को मेजर करते हैं। यहाँ क्या हुआ, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, अब बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, वह क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड करे, वह क्वांटिटी जहाँ डायरेक्शनल का सेंस दे। तो डायरेक्शन में आपको तीन फिजिकल क्वांटिटी आपके आते हैं। एक आएंगे स्केलर्स, पहचानने के लिए बाद में बताएंगे, चैप्टर अलग है, चिंता नहीं करो, खाली क्लासीफाई करो। स्केलर्स, सेकंड वेक्टर्स, थर्ड टेंसर, टेंसर ज़्यादा ध्यान रखना, थर्ड है टेंसर। इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया। थ्री हैं, स्केलर्स, वेक्टर्स और टेंसर्स। स्केलर, डिस्टेंस स्केलर है, एरिया स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है, डेंसिटी स्केलर है। सुनते जाओ। अब ऐसे तमाम ऐसे हैं कि स्केलर के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। टीपीएल मैंने लिखा है, टोटल पाथ लेंथ स्केलर है। अब स्केलर की पहचान कैसे होगी बेटा, रटना नहीं है, मेरे क्लास में रटना नहीं है बेटा, आपको आराम से क्या करना, वेट करो कि स्केलर की पहचान सर बताएंगे आपको। वेक्टर आइए, दोज क्वांटिटीज क्या हम नहीं जानते हैं, केवल एग्जाम्पल याद रखिए कि वेक्टर की पहचान कैसे होगी, हम वेक्टर में पहचानेंगे। क्लियर। इसमें भी एग्जाम्पल मैंने दिया है, आपका डिस्प्लेसमेंट दिया है, फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है।
ETC कर दो आगे। काफ़ी लंबा लंबा आपका चैप्टर है, उसमें सारा कुछ क्लियर होगा कि वेक्टर कैसे पहचानेंगे, स्केलर कैसे पहचानेंगे, डायरेक्शन कैसे पहचानेंगे, डिपेंडेंसी कैसे पहचानेंगे। बहुत सुंदर सर, आगे बताइए। डिपेंडेंसी के आधार पर आपको दो आपके फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है जिसको बेस क्वांटिटी भी कहा गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी भी कहा गया है। आगे लेंथ, मास, टाइम, ETC दिया हुआ है। आगे आपके 7 फंडामेंटल आपके क्वांटिटी मिलेंगे, इसमें तय जान लीजिए। और डिराइव्ड क्वांटिटी, यहाँ ये सब पढ़ना है आपको। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। ये डिराइव्ड क्वांटिटी आपका स्पीड है, वॉल्यूम है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, वर्क डन है, ETC दे दिया गया है काफ़ी। अब यहाँ से बात को समझिए। आपको जब भी बोलेगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो आप फिर बुक में मत जाइएगा, रिक्वेस्ट है कि बुक में मत जाइए, नेचर में चले जाइए। नेचर में देखिए 2 ही चीज़ आपके घर में मिलेंगे, एक पापा, मम्मी और आप। तो पापा मम्मी आप पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वैसी क्वांटिटी जो दुनिया में किसी पर निर्भर नहीं करे। आपके पापा आपके लिए हैं, बट पापा आप पर निर्भर नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दुनिया में किसी पर निर्भर ना करे, वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। मेरे अनुसार ये भगवान है फिजिक्स का, ईश्वर है। आपके भी ईश्वर माता पिता है, तो माता पिता को फंडामेंटल मानो। क्लियर? एक पहचानने का तरीका फंडामेंटल का कि दुनिया में ऐसी क्वांटिटी जो किसी पर निर्भर ना करे, जैसे भगवान, ईश्वर किसी पर निर्भर नहीं करते। क्लियर? आगे पहचान क्या है? जो दुनिया को बनाए, भगवान दुनिया को बनाते हैं, पप्पा आपको बनाते हैं। जो दुनिया को बनाए, जहाँ से दुनिया निकले, यानी फंडामेंटल से दुनिया में हर फार्मूला निकलता है। फंडामेंटल ऐसे क्वांटिटी होते हैं जो दुनिया को बनाए। दुनिया में वो क्या बनाएगा, फिजिक्स में क्या बनाएगा, फार्मूला। तो वह क्वांटिटी जो फार्मूला बनाए, फार्मूला बनाने की काबिलियत रखता हो, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी का, सुनिए, फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल होगा। फंडामेंटल जो फार्मूला बनाए, खत्म। फंडामेंटल का आज तक कोई फार्मूला नहीं बना है, लेकिन फंडामेंटल ने सारे फार्मूले बनाए। दुनिया में जहाँ भी आएगा क्वेश्चन कि ये फार्मूला बना है, कहाँ से निकला है, तो आप फंडामेंटल मार दोगे। क्लियर? समझ में आ गया? आगे आइए। फंडामेंटल क्वांटिटी किसी भी फिजिकल कंडीशन किसको कहते हैं? वातावरण के कंडीशन को फिजिकल कंडीशन कहते हैं। वातावरण में क्या कंडीशन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सबों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फंडामेंटल क्वांटिटी का फिजिकल क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को रोड पर रख दो, भगवान को मंदिर में रख दो, भगवान को अपने घर में रख दो, भगवान को अपने दिल में रख दो, सर भगवान किसी पर डिपेंड करते नहीं है। गर्मी आए, बरसात आए, ह्यूमिडिटी बढ़े, कुछ भी हो जाए, ये इंडिपेंडेंट है। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होते हैं। सुन लीजिए, ये सब कंडीशन है बेटा, जहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी को पहचानना है। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं, 7, बोलो मेरे साथ। लेंथ, मास, टाइम, आगे टेम्परेचर, आगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या बोलो आगे, इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट मोल, सब बताएंगे। 7 हो गए। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। अब इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से दुनिया का जितना भी फार्मूला है सब बन जाएगा। आश्वस्त रहो आप, जब भी फार्मूला बनाने के बारे में आवे इसी 7 को रिकॉल करोगे। इसको फिर नेचर में जाओ। सपोज आप कॉलेज में गए, तो कॉलेज में तो क्या हुआ, कॉलेज में प्रिंसिपल का ऑफिस अलग है, इसका रोल अलग है। आप अगर स्पोर्ट्स का जब मान ले जाए रूम में गए, उसका फंक्शन अलग है। आप लाइब्रेरी में गए, उसका फंक्शन अलग है। आप मान ले जाए वहाँ जो भी रूम भी अलग अलग पर्पस का है, सबका मकसद अलग अलग है। तो लेंथ अगर आवेगा तो दुनिया में लेंथ से संबंधित जितने भी लेंथ से रिगार्डेड क्वांटिटी है, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दे दिया है,
लेंथ से संबंधित जितने भी पैरामीटर हैं उससे रिलेटेड वो लेंथ संभाल देगा। जैसे प्रिंसिपल से संबंधित होगा तो प्रिंसिपल के रूम में संभाल देगा, वो जा करके वाइस प्रिंसिपल के रूम में नहीं संभलाएगा, वो टीचर के रूम में नहीं संभलाएगा, वो प्रिंसिपल ही संभाल सकता है। तो लेंथ वाला जितना भी डिपार्टमेंट है वो लेंथ में संभालो, लेंथ को जाकर रिकॉल कर दो। मास का जितना डिपार्टमेंट है मास संभाल देगा, टाइम का जितना डिपार्टमेंट है टाइम संभाल देगा। आगे टेम्परेचर का जितना, हीट, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब गर्मी वाला चीज़ वो टेम्परेचर संभाल देगा। इलेक्ट्रिक करंट का, जैसे बिजली वगैरह जो जलती है घर में, बिजली, जनरेटर, सेल, ये सब आपको कौन संभाल देगा? सर ये संभाल देगा कौन? इलेक्ट्रिक करंट। आया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या है? ब्राइटनेस। मान लो शादी होती है, शादी में मंच जमता है तो मंच में ब्राइटनेस चाहिए। अभी दुर्गा पूजा का समय है, बोलते हो कि नहीं माता को एकदम लाइट, एकदम ब्राइट चाहिए। तो ब्राइट की स्टडी कराएगा कौन? सर कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसी को कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद कौन आया? अब आगे जो भी आएगा मोल। तो मोल की कॉन्सेप्ट अलग है। अब इलेक्ट्रॉन का मास कैसे पहचानोगे? इलेक्ट्रॉन तो दिखाई ही नहीं पड़ती है। तो क्वांटम फिजिक्स का जितना भी पार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, इन सबों का स्टडी मोल के अंदर आएगा। बात समझ में आ गई एकदम? तो हर डिपार्टमेंट सातों का जहां जहां क्वेश्चन आएगा वहां पहुंच जाना। लेंथ का क्वेश्चन आएगा, लेंथ के पास चलाना। मास का क्वेश्चन आएगा, मास के पास चले जाना। करंट का क्वेश्चन होगा, करंट के पास चले जाना। इसमें दिक्कत क्या है? सर एकदम समझ में आया। जहाँ का क्वेश्चन होगा वो सातों में वहाँ पहुँच जाना है। जिसके पास का क्वेश्चन होगा उसके पास पहुँच जाना है। आंसर आपके कदमों में आ गया। बेटा ये साइंस है, भगवान ने ऐसे ऐसे चीज़ें दी हैं कि तो भी फेल्योर हो गया साथ। आ गया एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी के बाद फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्यों आता है बताओ? आप लोग तो पढ़े लिखे इंसान हो। सप्लीमेंट्री क्यों आता है? सर सारा फेल हो जाता है तब सप्लीमेंट्री का एग्जाम देता है लोग। हाँ, सातों अगर फेल हो जाए तब फिजिक्स ने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी निकाला। इस सात के पास मत जाना, सब सातों फेल हो गया। एक क्वांटिटी को मेजर करने में सातों फेल हो गया। उस क्वांटिटी का नाम बताओ जो सातों फेल हो गया। एंगल। सर एंगल इस सातों से मेजर नहीं होगा, ना लेंथ से मेजर होगा, ना कैंडेला से मेजर होगा, ना ल्यूमिनस इंडेक्स से मेजर होगा, ना एम्पियर से मेजर होगा। किसी से ये सात में से मोल तक में किसी से भी मेजर नहीं होगा। तब उसके लिए आया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंगल के रूप में। एंगल बेटा दुनिया में दो एंगल आएंगे, एक प्लेन एंगल आएगा, एक सॉलिड एंगल आएगा। हम आपको बताएंगे कि प्लेन एंगल कैसे, समझाएंगे आपको नेचर में जाके कि प्लेन एंगल पहचानोगे कैसे, सॉलिड एंगल पहचानोगे कैसे। हाँ, पहले पहचान तब फिर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन पढ़ते हो और उसके बाद समझ में नहीं आती है। इसका कारण क्या है? कारण है कि आप किताब पढ़ते हो। सारी चीज़ें फिजिक्स की आई हैं नेचर से और आप किताब पढ़ने गए हो। कहाँ से आएगा बताओ? जहाँ से आई है वहाँ न जाओ, नेचर में जाओ, आपको प्लेन एंगल समझ में आ जाएगी। नेचर में जाओ, आपको सॉलिड एंगल समझ में आ जाएगी। नेचर में जाओ, फार्मूला बनने लगेगा। अब क्या बताओ? चलिए अब सबका, अब यहाँ से फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी का डिटेल्स चलेगा। इसको अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, स्केलर, वेक्टर और टेंशन के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री, इसके डिटेल्स के बाद, ये जानने के बाद समझ लीजिए फंडामेंटल की प्रॉपर्टी, डिराइव्ड की प्रॉपर्टी क्या है। हल्की सी बात यहाँ पर जाते जाते समझ लो। डिराइव्ड का मतलब होता है डेरिवेशन, फार्मूला वाला, ऐसी क्वांटिटी जिसमें फार्मूला हो। तो फार्मूला कहाँ से बनेगा? फंडामेंटल्स। तो डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जो फंडामेंटल पर निर्भर करे। जैसे हम लोग भगवान पर निर्भर करते हैं। भगवान यहाँ है और हम लोग यहाँ हैं। हम लोग का फार्मूला होता है ज़िंदगी। हम लोग जब भी चलते हैं फार्मूला वाला ज़िंदगी में चलते हैं।
हाँ ये होना चाहिए तो इतना अच्छा ड्रेस होना चाहिए, इतना बड़ा मकान होना चाहिए, तो इतना खूबसूरत होना चाहिए, ये सब तो फार्मूला वाला लाइफ है। तो फार्मूला वाला जिसका लाइफ होगा वो डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। और वो डिराइव्ड क्वांटिटी दुनिया में जितना भी फार्मूला वाला आदमी है, जितना भी फार्मूला है, वो फंडामेंटल से निकला है, भगवान से ही निकला है। यानी भगवान हो गया 7 और 7 के अलावे सप्लीमेंट्री छोड़कर, 2 और सप्लीमेंट्री 9 को छोड़ के दुनिया में जितना भी क्वांटिटी है सबको डिराइव्ड मार के चले आना। 9 को छोड़ के दुनिया में जितना भी क्वांटिटी है सबको डिराइव्ड मान के चले आना, कभी गलत नहीं होगा। सारे 9 के बाद जितना का भी कुछ भी होगा सबका फार्मूला होगा, सबका फार्मूला होगा, सबका फार्मूला होगा। समझ में आया? एकदम आया। सर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का भी फार्मूला होता है। हाँ सही बात बोला। प्लेन एंगल का भी फार्मूला होता है, सॉलिड एंगल का भी फार्मूला होता है। समझ में आया? एकदम समझ में आया। मतलब क्या हुआ सर, फंडामेंटल तो वो रहा नहीं ना सर, वो तो सप्लीमेंट्री में चला गया ना। सप्लीमेंट्री में तो बच्चा फेल होता है, बच्चे के बारे में ही कहा जाएगा, डिराइव्ड के बारे में ही कहा जाएगा। ठीक ठाक। सप्लीमेंट्री कौन दिया? फेल वाला बच्चा। बच्चा क्या है? फार्मूला। फार्मूला कहाँ से निकला? फंडामेंटल से निकला। तो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल के अंदर नहीं आते हैं बेटा, इसीलिए सप्लीमेंट्री का अपना फार्मूला होता है, और जिसका फार्मूला है वो डिराइव्ड है। ठीक, ओके। आप फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मैंने बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी भगवान है, दुनिया में किसी पर निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट है, ये सब बता चुका हूं। फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी कहते हैं जो फार्मूला बना है। फार्मूला वाला जितना भी क्वांटिटी होगा वो डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड माने फार्मूला, फार्मूला से संबंधित जितने भी क्वांटिटी हैं वो सब डिराइव्ड। डिराइव्ड कहाँ से निकलेगा? फंडामेंटल्स। चलिए यहां तक समझाया था। यहां देखो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 बताया था। बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी भी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी भी है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बारे में स्पेशल पढ़ाएंगे, सुन लीजिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पढ़ाएंगे, अभी समझिए। यूनिट एसआई यूनिट पर बेस्ड है। एसआई मतलब अभी कुछ मत बोलो, एसआई केवल बोलो, एसआई पर पूरा डिटेल्स बताएंगे। बट ये यूनिट एसआई बेस्ड क्वांटिटीज के आधार पर है। सारे यूनिट एसआई है। एसआई मैं लिख देता हूं यहां, एसआई बेस है, बेस्ड है ये। मीटर एसआई बेस्ड, किलोग्राम एसआई बेस्ड। तो लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। मैं फिर बता रहा हूं कि मोल के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल सुनो, केवल लिख दो कि मोल है। आगे इसका सिंबल, मीटर का सिंबल एम, किलोग्राम का सिंबल केजी, सेकंड का सिंबल एस, केल्विन का सिंबल कैपिटल के, एम्पियर का सिंबल ए, कभी कभी आई भी लिख देता है, तो सतर्क रहिएगा। आई एम्पियर है। कैंडेला सी डी, सी कैपिटल कर दोगे और डी स्मॉल कर दोगे। MOLE आपका यूनिट है, इसका सिंबल MOL फुल स्टॉप कर दोगे, ई गैप कर दोगे। क्लियर? दुनिया में बता चुका हूं कि इससे जितनी भी फार्मूला आज तक बनी है सब ये लोग बना देगा मिल करके। लेंथ अपना डिपार्टमेंट का बना देगा, मास अपना डिपार्टमेंट का बनाएगा, टाइम वाला डिपार्टमेंट अपना अपना बना लेगा, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपना अपना। जब भी फार्मूला आवेगा तो हमको यहाँ पर आ जाना है कि भाई हम अपना अपना चुन लीजिए, सातों अपना अपना चुन लेगा, जहाँ जहाँ फार्मूला में होगा वो बना देगा फार्मूला। ये कहानी है। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई फार्मूला नहीं बनता है, इसी से बनेगा, सातों से बनेगा। यहीं पर जाना है, यहीं पर आपको आंसर शीट लाना है फार्मूला बनाने का। अब आया कि सप्लीमेंट्री,
ये सातों जब फेल हो गया, बता चुका हूँ, सातों जब फेल हो जाएगा किसका, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये स्पेशल बताऊंगा मैं अलग से। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वो भी बेस क्वांटिटी ही है, बट एंगल फेल हो गया साहब, ये सातों एंगल फेल हो गया, इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहा गया। सप्लीमेंट्री एग्जाम्शन देते हो फेल होने के बाद, सातों जब फेल हो गया एंगल को मेजर करने में, तो स्पेशल इसकी स्टडी हुई। इस स्टडी में एंगल मेजर कौन करेगा, तो बता देता हूं, प्लेन एंगल को मेजर करने वाला रेडियन है। ये क्या है आगे देखेंगे। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन है, ये क्या है पता नहीं, धीरे धीरे समझ में आ गया। 7 इधर 2 इधर। 9 के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा फंडामेंटल नहीं बना जहां कि उससे कहीं और से फार्मूला निकले। इसी 7 अधिक से अधिक 2 को लेके फार्मूला निकल सकता है। इस 9 के अलावा दुनिया में किसी से भी फार्मूला नहीं बनेगा। यहीं से सारा फार्मूला निकलेगा, यहीं से सारा फार्मूला निकलेगा। जब भी कोई क्वेश्चन फार्मूला का आवे तो यहीं पर आके आपको दिमाग लगाना है कि यहीं से हमको आंसर शीट लाना है। ठीक, आगे देखिए, इस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को देखिए। अभी बताया था मैंने, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनको लेंथ मेजर नहीं करेगा, मास मेजर नहीं करेगा, टाइम मेजर नहीं करेगा, टेम्परेचर मेजर नहीं करेगा, करंट मेजर नहीं करेगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजर नहीं करेगा, सब्सटेंस ऑफ मैटर मेजर नहीं करेगा। बता दिया, इसीलिए सारे फेल हो गए, इसीलिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आया। इसके लिए अब प्लेन एंगल, अब प्लेन एंगल क्या है बस इतना जान लो कि प्लेन कॉपी का पेज है। जो पेज आप देख रहे हो, ये पेज ये प्लेन है जिस पर आप लिखते हो। एग्जाम्पल नेचर में जाओ, धरती माता यह प्लेन है, सरफेस प्लेन कहा जाता है। प्लेन 2 डायमेंशन होता है, एक्स और वाई। एक एक्स होता है, एक वाई होता है। इससे बना हुआ जो सरफेस है ये प्लेन है। और एग्जाम्पल बताओ, रोटी, पिज्जा, ये सब प्लेन है। प्लेन में एरिया होता है साहब, एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहां बोला गया कि प्लेन एंगल ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे सुनो। प्लेन एंगल बनाने के लिए आपको प्लेन बनाना पड़ेगा। प्लेन के लिए सर्किल भी एक प्लेन है, सर्किल में भी एक्स और वाई होता है। कैसे समझा सर्किल में एक्स वाई है? एकदम ध्यान से रटना मत। सर्किल हो गया, पायर स्क्वायर हो गया, गोल बना दिया, हो गया सर्किल। ये पढ़ाई नहीं है। ये पढ़ाई करने से आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं सारा तैयार कर रहा हूं एनसीईआरटी को बनाने के लिए, इतना मेहनत कर रहा हूं आपके साथ। सर्किल बनाइए, एक फिक्स पॉइंट लीजिए, ले लिया। एक रेडियस बनाइए, ले लिया। यही पेन हो गया रेडियस। इस पर देखिए, ये घुमाइए, ये घूम गया, देखिए घूम गया। तो ये सर, इस रॉड को अगर आप ऐसे घुमाते हैं तो ये रॉड पहुंच गया यहां। यही जो ये बना, इसको कहते हैं आर्क लेंथ, जिसको एल लिखते हैं। एल आराम से लिख दीजिए, एल बराबर आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, ये आर्क हो गया। देखिए आर्क बना के बना। सर ये आर्क लेंथ घुमा तो ये सेंटर पर भी, ये कॉमन सेंटर पड़ता है, कॉमन सेंटर, वर्टेक्स जिसको कहते हैं, कॉमन पॉइंट। ये भी रेडियस ही हो गया। यहां से यहां तक आर्क हो गया। ए और बी ले लो आर्क, इसको कहा ए बी आर्क। आर्क को ऐसे बनाया जाता है, ये आर्क लेंथ हो गया। इस आर्क लेंथ के घूमने से क्या हुआ? वर्टेक्स पर, ओ पर एंगल ड्रॉ हुआ।
इसी एंगल का नाम, चूंकि ये आर्क ने बनाई, सर्कुलर पाथ ने बनाई, और सर्किल प्लेन है, और ये कहाँ है, मेरा कॉपी यही है, कॉपी मेरा यही है, कॉपी मेरा यही है, व्हाइट बोर्ड प्लेन में आपने एंगल बनाई इस आर्क के द्वारा, इसको कहा प्लेन एंगल। खत्म। बोलो मेरे साथ, ये प्लेन एंगल क्यों बना? क्योंकि आर्क सर्किल का पार्ट है, तो सर्कुलर पाथ ने बनाई प्लेन पर, यानी व्हाइट बोर्ड पर एंगल बनाई, इसलिए इसका नाम प्लेन एंगल। क्लियर? चुपचाप आर्क लेंथ बनाओ, इसके ठीक सीधा एंगल जितना घूमे हो इतना सेंटर पर एंगल बनाओ, ये थीटा आपका प्लेन एंगल हो गया। अब ये प्लेन एंगल इसी को कहा गया। यहाँ वॉइड है, यहाँ एयर ओवर है भैया, हाँ यहाँ कुछ भरा हुआ नहीं है, अभी आ रहा है कहा नहीं, सॉलिड एंगल, ये एयर है जी। थीटा लिख दो इक्वल टू इसके ठीक सीधा बनाने वाला आर्क लेंथ है, जितना आर्क लेंथ बनेगा उतना ही एंगल बनेगा। तो थीटा बनाने वाला ये एल है, आर्क लेंथ है, इसलिए थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल हो जाएगा, यहाँ एल भर दो, बाय रेडियस को घुमाया है एल, यहाँ रेडियस आर लिख दो, खत्म। थीटा बराबर एल बाय आर होगा, जहाँ थीटा प्लेन एंगल है। ये एंगल आपको रेडियन में मेजर होता है। अब रेडियन क्या है अभी नहीं, मैथमेटिक्स का पार्ट है, चुपचाप फिजिक्स में इसको नोट करो। थीटा रेडियन में होगा, आर आपका रेडियन है सर, जब भी प्लेन एंगल मेजर होगा रेडियन में मेजर होगा, और जब भी प्लेन एंगल होगा तो आर्क लेंथ उसके ठीक सीधा में होगा ही, उसको ले लीजिए। आइए जो रेडियस जो घुमा रहे थे पेन को, ये रेडियस से डिवाइड कर दीजिए, खत्म। अब यहाँ पे मान ले जाए लेंथ के पास गए कि भाई आप तो लेंथ हो, बनाइए लेंथ, तो इन्होंने एल लिख दिया। रेडियस भी एक लेंथ है तो लेंथ का डिपार्टमेंट में लेंथ कर दिया, तो लेंथ बाय लेंथ आपको खत्म हो गया 1 1, एक नंबर आता है। तो याद रखिएगा कि प्लेन एंगल रेडियन में एक नंबर आवेगा, सुन लो, नंबर आवेगा, और इससे ज़्यादा अभी कुछ मत करना। जब भी बोलेगा कि एंगल प्लेन एंगल का आंसर किस में आएगा, तो नंबर में आएगा, नंबर में। यूनिट है यहाँ, ये यूनिट है रेडियन में, लेकिन इसका वैल्यू, ये जो आपका वैल्यू है, ये वैल्यू आपका नंबर में आएगा, वैल्यू नंबर में आएगा। क्लियर? बोल दीजिए मेरे साथ, थीटा किस में मेजर करोगे प्लेन एंगल का? रेडियन में। ये रेडियन क्या बनेगा? यूनिट मेजर करने वाला। इसका आंसर जो आवेगा उस किस में आवेगा? नंबर में। नंबर क्या है? एक वैल्यू है और कुछ नहीं है, खत्म। प्लेन एंगल समझ में आ गया? प्लेन क्यों बोला? क्योंकि सर्किल का एक पार्ट जो आर्क लेंथ है उन्होंने प्लेन पर बनाया, व्हाइट बोर्ड पर बनाया, इसलिए ये प्लेन एंगल आ गया, खत्म। अब आइए यहाँ के बाद सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एकदम आराम से। अब बताओ सॉलिड क्यों कहा गया? अब सॉलिड पहचानो, प्लेन एंगल पहचान गया। प्लेन का एग्जाम्पल बोलो सर। प्लेन का एग्जाम्पल पिज्जा, प्लेन है एकदम, उसमें मोटाई उटाई नहीं होता है। सर सर्किल, सर रेक्टेंगल, सर स्क्वायर, सर रोटी, इस सब में मोटाई उटाई नहीं होता है जी, खत्म। अब सॉलिड एंगल लेने जा रहे हैं। सॉलिड एंगल वो क्या है? सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड से बना हुआ एंगल, प्लेन से बना हुआ एंगल। सर्किल प्लेन है, प्लेन से बना हुआ एंगल। सॉलिड का एग्जाम्पल बोलो तब बनाओगे। सर सॉलिड तो लेमन है, अंदर मटेरियल भरा हुआ है, जिसमें मटेरियल भरा हुआ, एयर नहीं है, यहाँ एयर है, यहाँ मटेरियल भरा होना चाहिए, मटेरियल, गुद्दा जिसको खाते हो, ये लेमन। सर वाटरमेलन, बड़ा साइज बनाइए, वाटरमेलन, सब गुद्दा खाते हो इसका, वाटरमेलन। ये सब में क्या अंदर भरा हुआ माल है सर, जिसको खाते हैं। ये हो गया सॉलिड का एग्जाम्पल, सॉलिड का एग्जाम्पल है, बस 2 काफ़ी है, आगे फिजिक्स आपको सपोर्ट कर देगा सॉलिड पहचानने का।
सर स्फीयर, हाँ ड्यूज बॉल, एकदम सही बात बोल रहे हैं, सब में अंदर भरा हुआ है। अब इसको क्या करो, देखो देर बना रहा हूं, एंगल बना रहा हूं, हो गया, अंदर भर दिया जाए पार्ट, बढ़िया से भरना, हो गया। अब जैसे आर्क लेंथ काटे वैसे अगर ये काटोगे ये सेंटर बनेगा, एकदम सेंटर वो है, ये रेडियस बनेगा, एकदम बनेगा, एकदम रेडियस बनेगा, यहां से आता है। अब ये अगर काटोगे बेटा, ये काट के निकालो तो ये तो सॉलिड पार्ट निकलेगा सर, गजब 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 गजब, निकालो निकालो, ये निकाला गया, सर्किल का निकाला गया, सर्किल का निकाला गया, इसको हटाइए, देखो यहाँ सर्किल से भी कटिंग किया गया है, सर्किल से भी एक कटिंग पार्ट है आर्क लेंथ, ये सर्किल बनाया, एयर भरा हुआ है यहाँ, सेंटर लिया, रेडियस लिया, ये कट के बाहर कर दिया, आर्क लेंथ लिया, ए से भी कट करके बाहर कर दिया, तो ये आया, ये आया, ये आया, यही तो आया एयर, ये रेडियस हो गया, ये आर्क लेंथ हो गया, इस जितना घूमोगे उतने एंगल बनेगा, जितना घूमोगे उतने एंगल बनेगा। अब ये काम खत्म हो गया, इसका तो काम खत्म है, सॉलिड का कट करके निकालो, चले हटावें इसको एकदम, एक कंपेयर करेंगे अभी, इसीलिए देखो सॉलिड में क्या किया सर, सॉलिड में कट करके ये निकाला, ये गुद्दा निकलेगा सर, ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस, ये गुद्दा निकला जी, ये यहां भरा हुआ पार्ट गुद्दा, जाओ लेमन को कट करो, थोड़ा सा कट कर लो पार्ट से, देखो निकल जाएगा पार्ट। वाटरमेलन को कट करो, इससे तो निकाल करके देखो, मार्केट में ऐसे करके निकालता है, चेक करने के लिए निकाल के बोलता है खाओ, एकदम खाओ, निकाल दिया। अब बताइए ये तो लेंथ था, आर्क लेंथ, सीधा खींचोगे तो लंबाई आएगा, खींचोगे तो, क्योंकि एयर भरा हुआ है, बट इसको खींचोगे तो एरिया बन जाएगा सर, इसमें तो माल भरा हुआ है, लेंथ नहीं होगा, यहाँ एरिया होगा, एरिया के द्वारा बनाया गया एंगल, एंगल 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 ओमेगा कहते हैं यहाँ, ओमेगा, ये ओमेगा मिलेगा, यहाँ थीटा मिलेगा, थीटा प्लेन एंगल, ओमेगा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल किसके द्वारा बनाएगा, एरिया के द्वारा, प्लेन एंगल किसके द्वारा बनेगा, आर्क लेंथ के द्वारा। तो यहाँ आर्क लेंथ लिखा गया है ए बी, यहाँ अगर जाओगे तो ए बी नहीं होगा, ए बराबर एरिया के रूप में कट होगा, ये इंटरसेप्टेड एरिया कहलाता है, थोड़ा सा कटिंग करके निकाले हो, कटिंग एरिया है, कटिंग एरिया, इंटरसेप्ट एरिया है, थोड़ा सा कट करके निकाल करके चेक कर रहे हैं, ये क्या, थोड़ा सा आर्क लेंथ लेके निकाल करके चेक किया, यहाँ पर थोड़ा सा निकाल करके चेक किया, तो ये एरिया के रूप में निकला, इंटरसेप्टेड एरिया, फंसा हुआ एरिया है, आपस में यहाँ से यहाँ तक फंसा हुआ, यहाँ से आराम से गुद्दा निकाल दो, फंसा के ऐसे करके जाओ, देखो वाटरमेलन को ऐसे करके फंसाया और उसे निकाल लिया, फंसा हुआ एरिया है ये। यहाँ ओमेगा, ओमेगा ओमेगा है ये, ओमेगा सर, ओमेगा बराबर, यहाँ देखो ये लेंथ और लेंथ है, लेंथ के द्वारा बनाया गया, लेंथ के द्वारा बनाया गया लेंथ, यहाँ वैसा नहीं होता है साहब, सुनते जाओ, यहाँ अगर दोगे तो यहाँ सुनिए, यहाँ आपको आर होता है, यहाँ आपको आर स्क्वायर आता है, आर स्क्वायर आता है, काहे आर स्क्वायर किया, बाद में आर स्क्वायर क्यों किया सर, एरिया के सेंस में भरिए, यहाँ आर स्क्वायर वहाँ एरिया के सेंस में, हमको यूनिट ले, देखिए यहाँ नंबर लाना है, यूनिट भले आ जाएगा, नंबर यहाँ लाना है, एंगल एक नंबर है, वहाँ नंबर लाना है, यहाँ जो आएगा एकदम आराम समझिएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अभी आप क्या करें, ये एंगल जो मेजर किया, ये एरिया ले रहे हैं, केवल एरिया लिख लीजिए आराम से, एरिया लिख लीजिए, एरिया कौन सा, इंटरसेप्टेड एरिया, इंटरसेप्टेड
एरिया लिया, इंटरसेप्टेड का मतलब बीच से क्या किया, बीच से आराम से क्या कि नाइफ लगाया, नाइफ लगाया और निकाल दिया। देखो नाइफ लगाता है और लेमन निकाल के बाहर कर देता है। इंटरसेप्टेड एरिया भरोगे, एरिया और आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा, एरिया एरिया एकदम मीटर स्क्वायर यहाँ भी होगा, मीटर स्क्वायर यहाँ भी होगा। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, दोनों कट के खत्म हो जाएगा, एक नंबर बच जाएगा। इसका मतलब ये जो मेजर होता है स्टेरेडियन में मेजर होता है। हाँ, ये भी आपका नंबर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब यहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर। बताओ दोनों में अंतर। सर ये आर्क लेंथ, यहाँ आर्क लेंथ। सर इंटरसेप्टेड एरिया, तो इंटरसेप्टेड एरिया। सर केवल एक आर होगा क्योंकि लेंथ लेंथ कट करके खत्म हो जाएगा, नंबर आना चाहिए। तो सर यहाँ एरिया है तो एरिया बना दीजिए, आर का, आर को आर का एरिया बना दीजिए। तो एरिया नहीं बनाना है यहाँ बनाना है आर स्क्वायर करना है। एरिया ने, एरिया ऊपर, आर स्क्वायर करना है। खत्म सर, खत्म। क्लियर हो गया, एकदम आर स्क्वायर कर दिया। यहाँ क्या होगा यूनिट मीटर स्क्वायर, यहाँ होगा मीटर स्क्वायर, यहाँ होगा मीटर मीटर, यह लेंथ बाय लेंथ हो गया। यहाँ मीटर स्क्वायर, दो गो लेंथ होगा, यहाँ पर दो गो लेंथ होगा, खत्म, एक नंबर आ गया। यही दोनों में अंतर, ये रेडियन में होता है, ये स्टेरेडियन। इसका यूनिट अब रेडियन होता है और सॉलिड का स्टेरेडियन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अभी थोड़ा सा एप्लीकेशन पढ़ करके इसको भी खत्म कीजिए, का हमको कलर समझाना है यहाँ और कुछ नहीं करना है। अब जरा सा बोलिएगा तो रेडियन में यहाँ से अप्लाई कीजिए, तो जरा सा अप्लाई कीजिए, तो बोलिए क्या बोलना है। सर ये तो इतना ही कट है ना, इतना ही कट है ना। अगर ये पूरा कट कर जाए यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से स्टार्ट किए हो वहाँ से, देखो यहाँ से स्टार्ट किए हो, यहाँ से पूरा आर्क लेंथ ले लो, पूरा सरकमफ्रेंस ले लो, आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से स्टार्ट किया ए से पूरा घूम करके ए के पास चले जाओ। तो सर ये आर्क लेंथ पूरा सरकमफ्रेंस बन जाएगा, सरकमफ्रेंस बन जाएगा, बहुत सुंदर। बाय क्या होगा, रेडियस। यहाँ कुछ नहीं करना। सरकमफ्रेंस कितना होता है टोटल घूमने के बाद, 2 पाई आर होगा, बहुत सुंदर। एक कंप्लीट पाथ घूम जाओगे तो सरकमफ्रेंस सर्किल का कितना होता है, 2 पाई आर। बाय कितना होगा, आर हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो गया, यहाँ 2 पाई आ गया। थीटा रेडियन आपका 2 पाई आ गया। ध्यान समझिएगा, अभी तुरंत आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। कैसे बना समझ में आया। सर ये कंप्लीट पाथ घूमा, कंप्लीट पाथ घूमा तो उसका सरकमफ्रेंस, इस एल का सरकमफ्रेंस घूमते 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 कितना बना, 2 पाई आर बना। देखो एल 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 घूमते घूमते कितना हो गया, 2 पाई आर आ गया। नीचे तो आ रहा है सर, कट करके 2 पाई आर। खाली इस पर स्ट्रेस देना है, क्या लिखने जा रहा हूँ वहाँ कीजिए। तो सर यहाँ से घूमा, ए से घूमा, उसी तरह से ये तो कटिंग पार्ट का थोड़ा सा। सर यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम गया, ए से लेके पूरा ए तक घूम गया, ए से लेके पूरा ए तक घूम गया, यहाँ से लेके ए से लेके पूरा तक घूमा। सर पूरा एरिया हो जाएगा, सर एरिया हो जाएगा। तो एरिया कितना हुआ सर जी, जल्दी बोलिए। एरिया यहाँ बनाने जा रहा हूँ, देखो यहाँ इसका पार्ट यहाँ बनाने जा रहा हूँ। तो सर पूरा एरिया घूमिएगा तो सर सॉलिड का एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पढ़े हैं आप सॉलिड का, सॉलिड का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर स्फेयर का होता है। सर बहुत सुंदर, यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर रख दिया जाए, आर स्क्वायर खत्म। ओमेगा बराबर कितना होगा, 4 पाई आ गया। एकदम सही बात बोला। यहाँ थीटा 2 पाई, यहाँ क्या है, स्टेरेडियन है, एस आर है, स्टेरेडियन, एस आर स्टेरेडियन, यहाँ रेडियन, यहाँ 2 पाई, इसका दुगुना ये है। अरे सर जी ये तो 1 डायमेंशन है, लेंथ वाला है ये, सर एरिया वाला है। लेंथ से एरिया में कन्वर्ट करोगे तो क्या होता है, एरिया बराबर लेंथ इंटू लेंथ होता है सर। लेंथ स्क्वायर होता है, 2 बार लेंथ लेना पड़ता है एरिया में। तो सर 2 बार लेना पड़ता है, इसका दुगुना तो आ ही रहा है। अरे गजब सर, ये लेंथ वाला है 2 पाई, ये क्या है बोलो, ये 4 पाई है। ये हो गया एरिया वाला, सॉलिड वाला में। तो याद रखना कि लेंथ वाले में, आर्क लेंथ वाले में, रेडियन वाले में थीटा आर बराबर 2 पाई, यहाँ ओमेगा बराबर 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई। इसका दुगुना, रेडियन का दुगुना स्टेरेडियन। क्लियर हो गया। चलिए अब पाई का गुत्थी सुलझाता हूँ। पाई क्या है सर, ये मैथमेटिक्स में पढ़िएगा, अगर फ्यूचर में हुआ
तो हम कभी न कभी बता ही देंगे आपको पाई का राज। देखिए पाई रेडियन बराबर, ये रेडियन में भैया, रेडियन में निकलता है, वहाँ स्टेरेडियन में है भैया, याद रखिएगा। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, डिग्री और रेडियन में यही अंतर, याद कर लीजिएगा। पाई रेडियन बराबर, देखिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये नोट कर लीजिएगा, कन्वर्जन है, डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, एक रेडियन बराबर कितना होगा, 180 डिग्री बाय पाई होगा सर। जी 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 जी, अब देख लीजिए भरिए यहाँ सर, 2 गुना पाई रेडियन है, हाँ ये तो रेडियन में होता है, 2 गुना पाई रेडियन कितना होगा सर, 180 डिग्री, यहाँ कितना होगा 360 डिग्री। देखिए ये कैसे आया 2 पाई, एक कंप्लीट रोटेशन से, एक कंप्लीट रोटेशन कर दोगे तो एंगल कितना बनता है 300, सर्किल में कितना एंगल बनता है 360। तो कंप्लीट रोटेशन से, एक कंप्लीट रोटेशन से क्या आया सरकमफ्रेंस, कंप्लीट रोटेशन से क्या आया सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। अब कंप्लीट रोटेशन से एंगल मांगा जा रहा है डिग्री में, तो डिग्री में कंप्लीट रोटेशन से कितना होता है 360 तो आ गया। यहाँ इसका दुगुना 4 आया, 1 पाई है, 1 पाई बराबर कितना होता है, 1 पाई बराबर 180 डिग्री, यहाँ कितना हुआ 720 डिग्री। ये देखिए एक कंप्लीट रोटेट अगर कर जाए, सॉलिड अगर एक कंप्लीट रोटेट कर जाए तो 4 पाई आपको एंगल बनाएगा। पाई रेडियन बराबर 180, तो आप देख लीजिए 720 डिग्री बन गया, 360 का ये दुगुना है, तो दुगुना तो आ ही रहा है, आर्क लेंथ का दुगुना एरिया, रेडियन का दुगुना स्टेरेडियन, रेडियन का डिग्री में 360, स्टेरेडियन का डिग्री में 720। ठीक, एक कंप्लीट रोटेट करने के बाद एरिया 360 डिग्री, ये 720 डिग्री का एंगल बनाता है, याद कीजिएगा। सॉलिड में, एरिया में, सॉलिड में एक कंप्लीट आर्क लेंथ अगर घूम जाता है तो सर्किल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ तक अभी आप समझे रखिएगा। ये था आपको कौन सा प्लेन एंगल और इस क्या सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। अभी कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल आवेगा तो इस सब पर सब टेली करा देंगे, चिंता मत करना। चलिए यहाँ तक संभाले रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल की सब बात बता दी, अब डिराइव्ड क्वांटिटी का डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक, थैंक यू।